So let's start. हाँ जी, आपका आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है यूनिट 2, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ओके, तो इसके अंदर आपको इसके अंदर कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने कल पढ़ा था इसके अंदर पहली बात तो आपका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने कल ही पढ़ी थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। वी हैव ऑलरेडी डन दिस। और इसके अंदर आपके कौन कौन से बेसिक फीचर्स हैं या इसके कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कल हमने पढ़ा था कि इसके अंदर इनपुट होती है। इनपुट जो है मतलब आपके मतलब इनपुट कैसे दी जाती है। इनपुट की जो आपके डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड हो सकता है या कोई फाइल हो सकती है या किसी अदर डिवाइस से। फिर उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोगों ने कमांड्स दी हैं इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोगों को आउटपुट जो है वो आपको शो होती है। इट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड डाटा इज सेंड टू अ फाइल और दी अदर डिवाइस, राइट। मैथ्स प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत इसका मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि आपके जितने भी ऑपरेशंस कैलकुलेशंस इसके अंदर होंगी वो सारी मैथ्स की वजह से ही होती हैं। ठीक है, उसके बिना होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मैंने कल कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको बताया था कि कौन सी कंडीशनल एग्जीक्यूशन होती है कंडीशन के बिहाफ पे जब डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बिहाफ पे जो आपकी आउटपुट मतलब प्रिंट होती है, कितना टाइम आपकी आउटपुट प्रिंट होगी। रेपिटेशन होता है, जैसे लूपिंग इसके अंदर आएगी स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो आपको इसके अंदर यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज रेपिटेशन। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एक एक्शन जो होता है वो बार बार वो रिपीट होता रहता है जब तक कि उसकी कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाती। यहाँ पे फिर उनको एक स्पेसिफाइड कंडीशन मिल नहीं चाहती प्रोग्राम को। तो ये सारे इसके कुछ मेजर पार्ट है। हमने मशीन लेवल लैंग्वेज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है। आपकी लो लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये सारी सेम है। इसके अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम लोग क्या यूज करते हैं। इसके अंदर सिर्फ दो ही डिजिट्स यूज होती हैं, दैट इज 0 1 एंड 1 एंड 0, ठीक है। तो ये आपकी होती है मशीन लेवल लैंग्वेज। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वी हैव डन, ठीक है। तो ये इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, तो ये मैं आपको सिर्फ गो थ्रू करवा रही हूँ। कल हमने किया था कि मशीन लेवल लैंग्वेज के क्या क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं। हमने पढ़ा था क्या इसके एडवांटेजेस हैं या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि ये मशीन डिपेंडेंट है। हमने पहले ही पढ़ा था कि हर एक मशीन का अपना आर्किटेक्चर, अपना एक डिजाइन होता है। तो उसकी वजह से ये थोड़ी मशीन डिपेंडेंट है, नॉट मशीन इंडिपेंडेंट। एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रोग्राम कि इसके अंदर ऐसे लेंथी लेंथी कोड होते हैं। तो इसको प्रोग्राम करना, इसको लर्न करना, इसको मॉडिफाई करना और ऑल्टर करना, ये काफी मतलब इसके अंदर एरर आने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा रहते हैं। दैट्स वाई इसको बोला जाता है एरर कोड, मतलब इसके अंदर एरर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई ड्यू टू इस इंस्ट्रक्शन सेट, क्योंकि इसके अंदर लेंथी कोड होते हैं 0 1 1 0 1 0, तो इसकी वजह से ये डिफिकल्ट टू मॉडिफाई होती है। असेंबली लैंग्वेज वी हैव डन कि इसके बाद जो आपकी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज आई थी वो आपकी कौन सी थी, असेंबली लैंग्वेज थी। असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं, बिकॉज वी यूज निमोनिक्स इन दिस, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग निमोनिक्स यूज करते हैं। निमोनिक्स आर यूज्ड फॉर द ऑपरेशन कोड, दैट इज सिंगल लेटर्स और शॉर्ट एब्रिविएशंस दैट हेल्प द प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड व्हाट द कोड रिप्रेजेंट्स। अगर आप एज अ प्रोग्रामर, एज अ यूजर, आप एक साइड मशीन लेवल लैंग्वेज यूज करो, एक साइड असेंबली लैंग्वेज यूज करो, यू विल फाइंड असेंबली लैंग्वेज क्वाइट इजी, ठीक है। तो ये आपको काफी इजी लगेगी। जैसे ये मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम समझाया था ये असेंबली का, और इसकी क्या हमने कल भी एडवांटेजेस इसके पढ़े थे कि इससे इजी है मशीन लेवल लैंग्वेज से। इसके अंदर जो मतलब कोई एरर्स आ जाए तो उनको फाइंड आउट करना इजी होता है। एंड प्रोग्रामर्स डू नॉट हैव टू नो एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ द डेटा आइटम्स। ये सारा कुछ हमने कल ही कवर कर लिया था। कल मैंने आपको ये भी बताया था असेंबली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कितने तरीके से होती है। एक होती है मैनुअली असेंबली, एक होती है बाय यूजिंग एन असेंबलर। मैनुअल में क्या होता है, प्रोग्रामर जो है दे हैव टू ट्रांसलेट ईच ऑपकोड इनटू इट्स न्यूमेरिकल मशीन लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन ना, बाय लुकिंग अप एट अ टेबल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट। मतलब प्रोग्रामर्स को इसकी सारी ट्रांसलेशन करनी पड़ती है मैनुअली, दे हैव टू डू दिस, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बाय यूजिंग एन असेंबलर, तो ये इसके अंदर आपकी प्रोसेसिंग जो है, एक प्रोग्राम जो है वो ऐसे एग्जीक्यूट होता है। जैसे पहले सोर्स कोड हो गया,
ठीक है, सोर्स कोड जो लिया उसको असेंबलर ने आगे फर्दर ट्रांसलेट किया, फिर उसने आगे फर्दर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया। और ये इसका एक तरह का डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि आपका जो निमोनिक कोड्स हैं उनको आगे फर्दर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, जबकि मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर है, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपका बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो ये वी हैव ऑलरेडी डन, कल भी मैंने आपको बताया था इसके स्टेप्स क्या होते हैं। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करवाया जाता है, इसके क्या होती है एक्सटेंशन डॉट ओबीजे फाइल ना। तो ये सारे स्टेप्स हमने कल कर दिए थे। अब हमारे पास आते हैं टूल्स रिक्वायर्ड फॉर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। देखो, एक होते हैं आपके पास एडिटर्स। एडिटर्स का मतलब क्या होता है, जहां पे आप ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे आप प्रोग्राम टाइप करते हो, तो वो होते हैं आपके पास एडिटर्स। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं, तो एडिटर्स होते हैं जैसे कि एडिट हो गया, एमएस डॉस वर्क। ठीक है, अब अगर आप सी के अंदर यूज करोगे, सी लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे ना, इसके अंदर टर्बो सी होता है एडिटर। तो लाइन एडिटर्स भी हो सकते हैं आपके पास, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एडिटर्स होते हैं। ठीक है, तो लिंकर्स होते हैं जो आगे फर्दर आपकी प्रोग्राम फाइल्स की या आपकी जो जितनी भी आपकी क्लास फाइल्स की होती है, इनको लिंकिंग करवाने के लिए, अगर कोई आपको कोई फंक्शन लिंक करवाना है उसके लिए भी ये फाइल सॉरी ये प्रोग्राम यूज होता है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बोला है मॉड्यूलरिटी के लिए, मॉड्यूलरिटी ऑफ प्रोग्राम, इट इज बेटर टू ब्रेक योर प्रोग्राम इनटू सेवरल सब रूटीन, छोटे छोटे रूटीन्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है, उनको कन्वर्ट कर लिया। सो इट इज इन बेटर टू पुट सम कॉमन रूटीन लाइक रीडिंग अ हेक्साडेसिमल फाइल, राइटिंग हेक्साडेसिमल नंबर which could be used by a lot of your other programs into a separate file ना। so these are assembled separately, उनको अलग अलग वो आप assemble करते हो। after each file has been successfully assembled, जब वो चाहते सारी फाइल जो होती है वो assemble हो गई, they can be linked together to form a large file। तो ये फाइल्स की लिंकिंग के लिए होता है। लोडर जो होता है, लोडर हमने पहले आपको बताया कि लोडर ये सारे हैं प्रोग्राम्स ही होती हैं, लेकिन उनका अपना अपना एक डिफरेंट पर्पस होता है, इनका रोल अलग है। लोडर ऐसा प्रोग्राम होता है विच असाइंस एब्सोल्यूट एड्रेस टू द प्रोग्राम, एक एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा। सो दीज एड्रेसेस आर जनरेटेड बाय एडिंग द एड्रेस फ्रॉम वेयर द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी। तो लोडर बेसिकली प्रोग्राम्स को लोड करवाने के लिए भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि उनकी एग्जीक्यूशन होनी है आगे फर्दर। कल हमने पढ़ा था कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आप करो, मैं आपसे डिफरेंस पूछूंगी इसके क्या क्या डिफरेंस है। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स ओनली। मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज, इसके अंदर मैंने आपको करवाए हुए हैं, क्या इसके मतलब डिफरेंसेस है। मैं करो फटाफट, मैंने भी अभी आपसे पूछने हैं। हाँ जी महक, क्या क्या डिफरेंस होते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में? मशीन लेवल लैंग्वेज में बाइनरी कोड यूज होते हैं कैसे? डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव बाय सीपीयू, मतलब सीपीयू से कनेक्टेड होती है मशीन लेवल लैंग्वेज। मुझे मशीन लेवल लैंग्वेज में 0 और 1 से होती है, मतलब हम्म उसकी हम्म लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज 0 और 1 होती है। और हम्म असेंबली लैंग्वेज में मैम फ्रॉम
असेंबली पहली बात तो मैम ये है कि मशीन जो लेवल में मशीन असेंबली लेवल असेंबली लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है और फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, जबकि असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। और दूसरी बात है मशीन लेवल सेकंड जनरेशन। हाँ लैंग्वेज के अंदर हम लोग दो ही डिजिट्स यूज करते हैं 1001, और जबकि हम असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज वन करते और हैं, निमोनिक्स यूज करते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज का हाँ, निमोनिक्स। उसके जो वो होती हैं फाइल, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं। असेंबलर्स के अंदर क्या होती हैं, आपकी जो फाइल्स होती हैं उनको पहले ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ता है, तो फिर जाके वो एग्जीक्यूशन होती है। ये क्या होती है, कम्स एट द लोएस्ट लेवल, इट कम्स अबव मशीन लैंग्वेज, ये उससे एक लेवल ऊपर है। सो इट कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय द ह्यूमंस, क्योंकि डिफिकल्ट है। इट इज इजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन, जबकि आपकी असेंबली लैंग्वेज है वो क्या है, एक इजी टू रीड है, इजी टू राइट है, इजी टू मेंटेन है। मशीन लेवल लैंग्वेजेस इट इज रिटन इन 0110, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज इज रिटन इन सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज, सो इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर्स। इट डजंट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर एज द मशीन कोड इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। सो असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या है, असेंबलर इज यूज टू कन्वर्ट द असेंबली कोड इनटू मशीन कोड। तो जब आपकी ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, जबकि ये क्या है आपकी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, चीजें काफी इजी हैं और इंटरेस्टिंग भी है। हाई लेवल लैंग्वेजेस मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, कि कल भी हमने पढ़ा है कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस काफी सारी आ चुकी हैं, मतलब पहले से चली आ रही हैं। तो डे बाय डे वैसे भी इनकी मतलब प्रोग्रेस ही होती है, बहुत सारी न्यू लैंग्वेजेस भी आती हैं, ठीक है। तो अब ये आपकी पहले से जो है हमारे पास इनबिल्ट जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, जो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कोबोल, फॉर्ट्रेन और बेसिक लैंग्वेज है, तो इनके अंदर बेसिकली हम लोग क्या यूज करें, इनके अंदर मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या डिफरेंस है, कि इसके अंदर हम लोग ये नेचुरल लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो आप यूज करते हैं, तो दैट्स वाई ये इजी टू अंडरस्टैंड है। अब जैसे इन्होंने बोला एक्स, उसकी वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 10 है, फिर उन्होंने थर्ड वेरिएबल ले लिया सम, इसके इसके अंदर एक्स और वाई को दोनों को प्लस करके इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद प्रिंट के थ्रू इन्होंने सम को प्रिंट करवा लिया, तो सम के अंदर किसकी वैल्यू थी, एक्स और वाई की, तो कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे, फिर ये प्रिंट सम हो जाएगा, टोटल क्या प्रिंट हो जाएगा 17, और फिर प्रोग्राम आपका जो है वो एंड हो जाएगा। एडवांटेजेस क्या है इनके, ये रीडेबिलिटी है, इजीली रीडेबल है ना, ये आपकी जो लैंग्वेजेस है ये इजीली रीडेबल होती है, क्योंकि इनके अंदर आपके बहुत बड़े बड़े कोड नहीं है। पोर्टेबल है, डिबगिंग आसान होती है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनके अंदर इजी होती है। ये हम ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ये आपको सिर्फ मैं गो थ्रू करवा रही हूँ। हमने लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमने क्या पढ़े हैं डिफरेंस, ये इट इज अ मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, जबकि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, यूजर फ्रेंडली। लो लेवल लैंग्वेज इसलिए क्योंकि कंप्यूटर यही चीज समझता है, मशीन यही वाली लैंग्वेज समझती है, 0110, ये हमारे लिए इजीली लैंग्वेज है क्योंकि हम लोग नेचुरल लैंग्वेज समझते हैं। लो लेवल लैंग्वेज टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट, है ना, लेकिन इट एग्जीक्यूट्स एट अ फास्ट पेस। तो इसके अंदर क्या होता है, असेंबलर चाहिए इसको कन्वर्ट करवाने में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक कंपाइलर होता है, ये कंपाइलर वगैरह भी आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगी। कंपाइलर भी आपके पास प्रोग्राम्स ही होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे ना तब बताऊंगी कि कंपाइलिंग और इंटरप्रिटेशन क्या होती है। मशीन कोड कैन नॉट रन ऑल द मशीन, हर एक मशीन के ऊपर नहीं, जबकि हाई लेवल कोड कैन रन ऑन द प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो नेचुरल है, मेमोरी एफिशिएंट है, ये ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट है, ये लेस मेमोरी एफिशिएंट है, क्योंकि ये वो है ना कि इसके अंदर आपको कन्वर्जन करवानी पड़ती है ऑब्जेक्ट फाइल की। यहाँ पे डिबगिंग और मेंटेनेंस इतनी आसान नहीं है, यहाँ पे इजी है। ये कुछ हाई लेवल इनके अंदर डिफरेंस है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। अब हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। अब आपकी सी जो हमने पढ़नी है, सी आपकी जो है एक, ये आपको याद होना चाहिए, अब याद रखना, सी जो है इसको डेनिस रिचे ने डेवलप किया था बेल लेबोरेटरीज के ऊपर। इट वाज डिजाइन टू रन ऑन PDP-11, ठीक है, विद द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू रन अंडर यूनिक्स सिस्टम, यूनिक्स भी आपके पास ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो अब आप सी के अंदर क्या क्या पढ़ोगे, सी के अंदर काफी कुछ है पढ़ने के लिए, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, ये प्रैक्टिकल है, इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है। ये एक जनरल पर्पज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है।
और इसकी काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये एक तरह की जो सी है ना, ये एक तरह की हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी है और ये एक तरह की लो लेवल भी है। क्योंकि जो आपकी पुरानी लैंग्वेजेस चलती आ रही थी उनके बाद सी आई है। सी आगे फिर जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस है उन्होंने सारा सी का ही पैटर्न इनहेरिट किया हुआ है। जिसने सी को अच्छे से सीख लिया वो उसके लिए आगे फर्दर हाई लेवल लैंग्वेजेस जितनी भी आप पढ़ोगे तो उनको सीखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर बेस सी का ही होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रीम्स क्या होती हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से होते हैं, फाइल्स क्या होती हैं, तो ये सारा कुछ अगर आपने इसके अंदर क्लियर कर लिया ना अच्छे से, आपको आगे चल के फिर बाकी हाई लेवल लैंग्वेजेस को रीड करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन सी हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज टू डिजाइन द सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर, to develop application software like database and spreadsheets, ठीक है। For developing with the graphical related application like computer and the mobile games, इसके लिए भी हो सकता है। Evaluating any kind of mathematical equation using C. C programming language can be used to design the compiler. Unix kernel is completely developed in C language. तो ये इतनी सारी जगह पे यूज की जाती है आपकी C language. For creating compilers of different languages which can take input from the other language and convert it into the low level machine dependent language. It can be used to design operating system, ठीक है। It can be used to design network devices. तो डिजाइन जीयूआई एप्लीकेशन, जीयूआई एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये मैंने सारा आपको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर पढ़ाया था आपको उसके अंदर बताया था। तो ये सारी एप्लीकेशंस है कि हम लोग सी लैंग्वेज को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। एवोल्यूशन है, ईयर बाय ईयर, मतलब इसके अंदर क्या क्या चेंज है। 1960 है, to this end international committee was contributed which came out with a language named algol na 60, so this language could not become popular because it was too general and highly abstract. So 1963 के अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुई थी, ठीक है। उसके बाद 67 में क्या हुआ था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पे इट स्ट्रिप्ड डाउन some of the complexity from the CPL, C programming language, retaining the useful features. उसके बाद 1970 में केन थॉमसन जो था इस वाली लैब्स के अंदर डेवलप्ड अ लैंग्वेज नोन बाय इट्स नेम वाज बी एज दी अनदर सिंप्लीफिकेशन टू दी सी सीपीएल ना। फिर 1972 में रिची जो था, ठीक है, ही टुक द बेस्ट ऑफ द टू बीसीपीएल एंड बी एंड डेवलप्ड द लैंग्वेज सी। इट वाज ट्रूली अ जनरल पर्पस लैंग्वेज ना। उसके बाद 1972 में जो रिची जो था ना, इट टुक द बेस्ट ऑफ द टू बी एंड डेवलप द सी, ये मुझे लगता है इन्होंने रिपीट कर दिया। तो बेसिकली तो यहाँ पे आके आपकी जो सी थी, मतलब ये कंप्लीटली डेवलप हो गई थी एंड ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो कि इजी टू लर्न भी है और बहुत पावरफुल है। तो ये इन्होंने थोड़ा इसका एवोल्यूशन बताया है कि कैसे कैसे टाइम टू टाइम इस साल में क्या चेंजेस आए थे, फिर पुराने फीचर्स लेके जो न्यू लैंग्वेज थी उसको कैसे अपग्रेड किया गया। तो ये आपके पास इसके एवोल्यूशन था। हमारे पास नेक्स्ट आता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स क्या है, एवोल्यूशन आ सकता है ठीक है, पेपर में, एवोल्यूशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। क्या कैसे आ सकता है। मैम तो ये याद करने पड़ेंगे उनके डेट्स वगैरह मैम, आ सकता है क्वेश्चन पेपर में। आदत का होता है कई बार, ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है आपको, बस ये जो देखो 3-3 साल का फर्क आ रहा है मेन मैम 1960। ईयर याद करना है और इनके हाँ, नाम एक याद ईयर करना है ईयर ना। याद करना होगा आपको, एक आपको थोड़ा बहुत इसका याद रखना हाँ जी। पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या है। मतलब ये तो आसान है, आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना फिर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एवोल्यूशन है, हमें पता है ओके ईयर बाय ईयर ये इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। फिर हमारे पास कंपाइलर्स ओके एंड मैम। इंटरप्रेटर्स आते हैं। देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं ना, जब आपके प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन होती है, जब आप अपने प्रोग्राम को टाइप करोगे फिर उसके उसके बाद जब आउटपुट जनरेट होगी, तो उस टाइम पे रन टाइम पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप अपना प्रोग्राम टाइप करते हो तब आप इसको कंपाइल करते हो। कंपाइलिंग के टाइम पे इसके अंदर कौन आपके प्रोग्राम के अंदर कौन सी जगह पे कहाँ पे एरर आ रही है, कंपाइलर आपकी हेल्प करेगा उनको डिटेक्ट करवाने में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इंटरप्रेटर होता है जो कि आगे फर्दर आपके प्रोग्राम की आउटपुट जनरेट करवाने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूशन ही हो जाता है प्रोग्राम का। सो ये दोनों ही प्रोग्राम्स है, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर, दे आर अ प्रोग्राम दैट टेक अ प्रोग्राम रिटन इन अ लैंग्वेज as input and translate into machine language. So thus a program that translates a C program into machine code is called a C compiler. So basic program into machine code is called a basic compiler and so on ना। तो उसके बाद हमारे पास क्या, अच्छा इन्होंने यहाँ पे भी दो बार प्रिंटिंग की है।
नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाइलर्स आर अवेलेबल, हमें पता है अलग अलग तरह के कंपाइलर्स होते हैं, जैसे जैसे आप लैंग्वेज पढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। तो यहाँ पे काफी से इसके अंदर काफी कॉन्सेप्ट्स हैं, एडिटर्स हैं, कंपाइलर्स हैं, ठीक है। और जैसे आप हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ोगे उनके अंदर टूल किट्स भी होती हैं, ठीक है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये आईडीई है, इसको बोलते थे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम्स को रन करते हो। एसडीके आती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, मतलब इसके अंदर आपको वो सारे टूल्स मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोग्राम्स को डेवलप करोगे, उनको डिजाइन करोगे। तो ये सारा आपके पास प्रोग्राम्स के लिए मतलब टूल्स है। प्रोग्राम डेवलपमेंट इन सी, अब सी के अंदर आप प्रोग्राम डेवलप करोगे इसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए। एडिटर, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो आपका एडिटर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपना प्रोग्राम राइट डाउन करते हो। दिस प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर राइटिंग द सोर्स कोड, द फर्स्ट थिंग दैट एनी प्रोग्रामर राइटिंग अ प्रोग्राम इन एनी लैंग्वेज विल बी डूइंग ना। डिबगर क्या होता है, दिस प्रोग्राम हेल्प्स अस आइडेंटिफाइंग द सिंटैक्स एरर्स इन द सोर्स कोड। प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, डिबगर मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार, मैंने आप स्पेशली आपके लिए मैंने सेंड किया था कि इसके अंदर क्या होता है, एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए, कि अगर कोई एरर है उसको फाइंड आउट करने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। जो कि मतलब सोर्स कोड के अंदर जो आइडेंटिफाई किया, जहाँ पे हैश सिंबल लगेगा, जब आप मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी ना तब आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, उस टाइम पे आपको ना चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जहाँ पे आपका हैश लगता है वो आपके प्री प्रोसेसर प्रोग्राम्स होते हैं। कंपाइलर्स आते हैं, कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करवा देंगे, इट इज डन बाय अ प्रोग्राम कॉल्ड कंपाइलर। लिंकिंग होती है, मशीन कोड रिलेटिंग टू द सोर्स कोड यू हैव रिटन कंबाइंड विद सम अदर मशीन कोड टू ड्राइव द कंप्लीट प्रोग्रामिंग एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल। मतलब जो आपने जो आपका सोर्स कोड है, लेट सपोज उसको एग्जीक्यूशन के लिए आगे फर्दर किसी और फाइल की किसी और फंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो उनको उनके साथ लिंक करवाने का काम किसका होता है, लिंकर का होता है, ताकि आगे फर्दर उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। राइटिंग का सी प्रोग्राम, अब आपने अपनी सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपने अगर कोई प्रोग्राम जो है वो आपने क्या करवाना है, राइट डाउन करवाना है, तो आप क्या करोगे, देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। आप इसके अंदर पहली बात तो अल्फाबेट्स यूज करोगे, ए बी सी डी ई एफ, ये भी कर सकते हो इसके अंदर। 0 to 9 आपकी मतलब इसके अंदर हम लोग जो आपकी डिजिट्स हैं आप वो यूज करते हो। इसके अंदर फंक्शंस भी यूज होंगे, इसके अंदर स्टेटमेंट्स भी यूज होंगी, इसके अंदर आगे फिर आपको चल के वेरिएबल्स भी आप यूज करोगे, कॉन्स्टेंट्स भी आप यूज करोगे। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स टू लर्न, काफी इंटरेस्टिंग है, आप इसको अच्छे से करना, यू विल गेट टू नो, ठीक है। ये इन्होंने एक छोटा सा इसका यहाँ पे दे दिया प्रोग्राम, ये जैसे इन्होंने हैश लगा के रखा है ना, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। जो ये होता है आपका ब्लैंक्स के अंदर, जो आपका सॉरी ब्रैकेट्स के अंदर होता है stdio.h, इसका मतलब std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, io का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, .h तो ये आपकी हेडर फाइल्स होती है, ठीक है। मेन फंक्शन होता है, ये होता है मेन, ये वॉइड मेन लगेगा। मेन का मतलब है इसके अंदर ये यहाँ से करली ब्रैकेट स्टार्ट हो गई ना, इतनी मेन के बाद राउंड ब्रैकेट के बाद ये करली ब्रैकेट स्टार्ट होगी, फिर प्रिंट एफ हेलो वर्ड, तो ये हेलो वर्ड, ये प्रिंट एफ जो होता है आपका प्रिंटिंग करवाने के लिए आउटपुट फंक्शन होता है। हेलो वर्ड आपका प्रिंट हो जाएगा, तो इसके अंदर आप ब्रैकेट्स भी यूज करते हो, आप पंक्चुएशन भी यूज करते हो, जैसे ये आपके पास सेमी कॉलन है, ये जो यहाँ पे राउंड ब्रेस खत्म होगी एंड पे लगा हुआ है ना, ये सेमी कॉलन है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, ये जो आपको बोला गया है यहाँ पे सेमी कॉलन, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है कि यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट जो है वो बंद हो गई है, ठीक है। क्रिएटिंग एंड कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम, ये देखो आपके पास कोई भी अपना सॉफ्टवेयर हो, जैसे आपने ओपन किया फिर आपकी एम्प्टी फाइल आ जाएगी, ये देखो ऐसे आप, ये आपका होता है, आप ऐसे अपना प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करते हो, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कंपाइल करना होता है, जब आप इसको कंपाइल करोगे यहाँ पे आपकी प्रेस एनी की टू कंपाइल, फिर आपकी कंपाइलेशन हो जाएगी, आपको ऐसे स्क्रीन के ऊपर आपकी आउटपुट जनरेट होगी। ये हम प्रैक्टिकल इसके चैप्टर बाय चैप्टर जहाँ पे आपको शुरू होगा ना, आपको इसके प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी। सी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कैरेक्टर सेट क्या है इसका, इसके मैंने आपको पहले ही बताया, हम इसके अंदर लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज करोगे, स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज करोगे, ब्लैंक स्पेसेस भी यूज करोगे। लेटर्स आते हैं आपके पास, अपर केस में यूज करते हो, लोअर केस में यूज करते हो, आप नंबर्स यूज करते हो, 0 to 9 करते हो, आप वाइट स्पेसेस यूज करते हो, ब्लैंक स्पेस है, न्यू लाइन है, ठीक है, कैरेज रिटर्न है, ये सारा कुछ आप मतलब हम ये सारा इसका कैरेक्टर सेट होता है कि हम इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज करते हैं। ये देखो कॉमा पीरियड यूज करोगे, सेमी कॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, अपॉस्ट्रोफी, डबल कोटेशन मार्क, तो ये सारे इसके कैरेक्टर सेट के अंदर आते हैं। जब आप प्रोग्राम करोगे तब हम इसके अंदर ये सारे ही मतलब सिंबल्स हम इसके अंदर यूज करते हैं।
आइडेंटिफायर एंड द कीवर्ड्स आपके पास आगे फर्दर, मतलब ये इसका 32 कीवर्ड्स का सेट होता है, ये सारे आपके पास इसके कीवर्ड्स हैं। ये सारे आप कीवर्ड्स हैं, आप इनको यूज करोगे, आप इनको यूज कर सकते हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। इनको कांस्टेंट भी बोला जाता है एक तरह के, मतलब कांस्टेंट आपके पास, वैसे कांस्टेंट वर्ड का मतलब ये होता है, अगर मैं बोलूँ उसका कॉन्स्ट डाटा टाइप होता है, CONST कॉन्स्ट, जिसके वेरिएबल के आगे आपने कॉन्स्ट लगा दिया, इट मीन वो वेरिएबल आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीज का मतलब ये होता है आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ यूज कर सकते हो, उसकी वैल्यूज चेंज नहीं की जाती। ये होता है आपके पास, देखो कॉन्स्टेंट्स आ गए। कांस्टेंट इज अ नॉन चेंजिंग टोकन विद अ फिक्स्ड वैल्यू, इसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम ही रहती है, अगर इसकी वैल्यू 5 है तो 5 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है। अब ये होते हैं आपके पास, ये देखो इसको अगर आपने वेरिएबल जो होता है ना, जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स एक ऐसी चीज होते हैं, ऐसा, लेट सपोज आप यहाँ पे कोई अल्फाबेट ले लिया, A B C D, वो सारे आपके वेरिएबल्स हैं, उसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करवाते हो। इसको डिक्लेरेशन के लिए क्या सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स मतलब फॉर्मूला। सबसे पहले आप डालोगे डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, डेटा टाइप ऐसी चीज है, डेटा टाइप आपको ये बताएगा कि आपका वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करने जा रहा है। जैसे वैल्यू डाटा है, कंप्यूटर के अंदर हम लोग बहुत तरीके के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, नंबर के अंदर भी है, टेक्स्ट के अंदर भी है, इमेज के अंदर भी है, वीडियो के अंदर भी है, तो दे आर नंबर ऑफ डेटा टाइप्स ना। डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है, ये देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया, कैरेक्टर है, इंटीजर है, रियल है, स्ट्रिंग है, कैसी वैल्यू स्टोर करने जा रहा है आपका वेरिएबल, तो उसको बोलते हैं डेटा टाइप। ये बताएगा कि मेरा वेरिएबल किस टाइप का है, डेटा टाइप, फिर उस वेरिएबल का नेम, इक्वल्स टू, फिर उसकी डाल दी हमने वैल्यू। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी फ्लोट, यहाँ पे फ्लोट क्या है, डेटा टाइप, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू जो होती है उसके लिए डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं फ्लोट। जो इंटीजर होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू लेता है, कैरेक्टर होता है एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर, मतलब एक टाइम पे वो एक ही अल्फाबेट स्टोर करवा पाएगा। ये मेरे पास फ्लोट, ये फ्लोट क्या है, डेटा टाइप। PI क्या है, वेरिएबल नेम, इक्वल्स टू का साइन, इक्वल्स टू का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब इसके राइट वाली साइड पे ये जो वैल्यू पड़ी है वो किसकी वैल्यू है, PI की, इस वेरिएबल की। ये आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। यू शुड नो व्हाट आर दी वेरिएबल्स। ये देखो इन्होंने बोला A इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट, D इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट, P इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट, क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं। C इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है, एस्ट्रिक इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कौन सी चीजें हैं ये आपको डिफाइन करवाया जाएगा, आपको इसके अंदर बताया जाएगा। अब जैसे डेसिमल्स की वैल्यू आ गई, ऑक्टल की वैल्यू आ गई, हेक्साडेसिमल्स की वैल्यू आ गई, ये मैंने आपको जब कंप्यूटर के अंदर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि आपके पास कितने बेस होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। स्ट्रिंग कांस्टेंट आ गया, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग होता है कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। एक मैं बात करूं, एक ये क्या है आपके पास, एक जो होता है कैरेक्टर होता है। अब ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, हेलो, इसके अंदर कितने आपके पास कैरेक्टर्स हैं, HELLO 5, तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, तो ये क्या है आपके पास, स्ट्रिंग है। इट इज ऑलवेज इनक्लोज्ड विद इन दी, ये जो आपके पास होते हैं इन्वर्टेड कॉमास, डबल कोट्स जिसको बोल देते हैं। ठीक है। लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स कौन से, वैल्यू ऑफ अ लॉजिकल कांस्टेंट मे बी ट्रू और फॉल्स, इसके अंदर ट्रू और फॉल्स, ये ऑपरेटर्स आएंगे आपको आगे चल के, इसके अंदर सारा आपको रीड करवाया जाएगा। ये क्या है आपके पास, ट्रू और फॉल्स, इसकी वैल्यू हमेशा दो ही होती है, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। वेरिएबल्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स, मतलब आपको वेरिएबल्स का नेम भी ध्यान से रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी नेम उठा के रख दिया, जरूरी नहीं होता कैसा नेम एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है। तो ये इसकी कुछ होती है, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट, फर्स्ट कैरेक्टर आप अल्फाबेट से स्टार्ट करोगे। नो कॉमास और ब्लैंक स्पेसेस आर अलाउड, आप ब्लैंक स्पेसेस नहीं यूज कर सकते। अमंग द स्पेशल सिंबल्स ओनली अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन अ वेरिएबल नेम, जैसे हमने बोल दिया एम्प्लॉय एज हो गया, नो वर्ड हैविंग रिजर्व्ड मीनिंग इन सी कैन बी यूज्ड फॉर वेरिएबल नेम। डिक्लेरेशन आप कैसे करते हो, जैसे मैंने पहले ही बोला, टाइप स्पेसिफायर, कॉमा, सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, जैसे हमने टाइप स्पेसिफायर मतलब इसका इंटीजर, ये हमने बोला इंट। इंट या ये देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है, एक सेकेंड, इंट हमने लिखा इंट। इंट के बाद क्या है, I J and K। इंट क्या है, डेटा टाइप, ये क्या बता रहा है, I J और K, ये तीनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स है, मतलब इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर होगी।
ये सेमी कॉलन है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट जो है वो खत्म होगी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर जिसको बोलते हैं। ये देखो इन्होंने हमेशा क्या बोला है, वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, अ वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल बाय यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये मैंने पहले बोला, ये क्या होता है, इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके अंदर आपको ऑपरेटर्स भी आएंगे आगे चल के। ऑपरेटर्स का मतलब होता है कौन सा ऑपरेटर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है। ये है हमारा वेरिएबल नेम। आप यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखोगे, असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, ये होती है वैल्यू, ये होता है सेमीकोलन। वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू डाल दी, इसको आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। ये देखो यहाँ पे इंट, इंटीजर टाइप का आपका डेटा टाइप है, आई वेरिएबल है, इसके अंदर आपने 5 वैल्यू है जो आपने स्टोर करवा दी। तो दिस इज द वे हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। डिक्लेरेशन अलग होती है। अगर मैं बोलूं मैं यहाँ पे सिर्फ इंट आई लगा दूं, तो मतलब मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है। इनिशियलाइज करना मतलब उनको वैल्यू असाइन कर दिया आपने। यहाँ पे जैसे ऐसे आपका प्रोग्राम्स आएंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, ये सारे प्रोग्राम्स अभी आपको मैं करवाऊंगी, ऐसे आपकी इसकी आउटपुट जनरेट होती है। ठीक है। सो ये आज का आपका चैप्टर था, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो आपको महक, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। कोई चीज ना समझ में लगी हो। शुड आई लीव द क्लास? ओके डियर, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग।